हाँ, तो बच्चों मैं आपको पढ़ा रही थी गुड मॉर्निंग क्लास, आपका लेसन नंबर 10 और कामचोर। तो मैंने आपको बताया था कि जो लोग समय पर काम नहीं करते हैं और फिर एक दिन काम करने की सोचते हैं तो उनके साथ कैसा होता है। तो आपने देखा था कि एक घर के बच्चे बड़े निकम्मे थे, कामचोर थे, तो पेरेंट्स ने सोचा कि उनको सबक सिखाया जाए और नौकरों से काम न करवाकर उनसे करवाया जाए। तो ये जो पाठ है वो हास्य पर आधारित है, हंसी पर आधारित है, हंसी की भावना पर। तो बच्चे जब काम करने लगते हैं तो उस काम में किस किस तरह से घर के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं नई नई और काम बढ़ जाता है। तो बच्चों इसके बाद क्या हुआ होगा सोचिए। क्या कभी पेरेंट्स ने बच्चों से काम करवाने के बारे में सोचा होगा? आप इसका उत्तर दीजिएगा कि सोचा होगा या नहीं, क्योंकि बच्चों ने सारे काम बिगाड़ दिए। और अंत में हम पढ़ रहे थे कि बच्चों ने मुर्गियों को बांधने का मतलब अंदर दड़बे में लाने का सोचा, तो मुर्गियों को उन्होंने भगा दिया लकड़ी से, मुर्गियां भाग गई। उन्हें रोज़ में इस तरह की आदत नहीं थी, तो उन्होंने घर में कभी खीर के प्याले में कूद कूद कर खीर फैला दी। और दूसरा एक मुर्गा जो था वो कत्थे के बर्तन से अपने पंजों को रंग कर नानी की दूध जैसी चादर, सफ़ेद चादर पर पंजे से छापे मारते हुए निकल गया। इस तरह से बच्चों से सारे काम क्या हो गए, बिगड़ गए। उसके पश्चात देखिए क्या हुआ। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल का ऊंट बनी, ऐसा लग रहा था कि वो ऊंट बन गई हैं और जिन पर किसी तरह का बंधन नहीं है, उन्हें बांधा नहीं गया है और इधर उधर दौड़ती फिर रही हैं। और एक मुर्गी ने दाल की पतीली में छपाक से अपने पंजे मारे, और जो दूर मौसी जी अपना हाथ मुंह जो धो रही थी उनके पास कीचड़ में बैठी हुई, उन पर क्या कर दिया, सारा कीचड़ और मिली जुली दाल क्या कर दी, फैला दी। ठीक है, इस तरह से मुर्गियां घर में दौड़ने लगी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी, एक भी अपने उस जगह में जहाँ उनके लिए एक दड़बा सा बनाया गया था वहाँ जाने को तैयार नहीं थी। बच्चों ये दड़बा या तो लकड़ी का बनाया जाता है या पुराने घरों में सीमेंट का ही दड़बा बना रहता था, बाहर से उसके जाली का दरवाज़ा होता था, तो उसे मुर्गियों के घर को दड़बा कहा जाता था। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब किसी बच्चे को दिमाग में ये आया कि मुर्गियों का काम हो गया है, घर का काम हो गया है, जो भेड़ें आई हुई हैं उन्हें भी क्या कर देना चाहिए, खाना खिला देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को आज पता था कि उन्हें काम करना है, उन्हें पैसा मिलने वाला है। अब आप सोचिएगा, क्या बच्चों को पैसा मिला होगा? दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। अब जो भूखी भेड़ें थी, जब उन्होंने सूप देखा दाने का, मतलब भेड़ों के लिए बनाया जाने वाला खाद्य पदार्थ देखा, तो सब झपटी कि वहाँ पर एक युद्ध का दृश्य उपस्थित हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, वहाँ जो तख्त रखे थे बैठने के लिए उन पर भी चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है। भेड़ चाल कहा जाता है बच्चों कि एक व्यक्ति कोई काम करता है, उसके पीछे बिना सोच समझ के लोग चलने लगते हैं, वही काम करने लगते हैं, तो उस काम को भेड़ चाल कहा जाता है, जिसमें हमने अपने उद्देश्य को सोचा नहीं, कोई भी काम हम करने लगे। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी, उनकी नज़र जो सूप था उस पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, सांस सांस चढ़ गई। सारी पलंगों को, जो पलंगें रखी थी, सोने की चारपाइयाँ थी सोने के लिए, उनको लांघती हुई, उनके ऊपर कूदती हुई, बर्तनों को लुढ़काती हुई, जो चीज़ उनके रास्ते में आया उनको लुढ़का दिया, और सबके सब उस सूप को खाने के लिए चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जो दीदी थी घर में उनका दुपट्टा फैला था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी, जिस पर काम करने के लिए, कढ़ाई करने के लिए सलमा सितारे और गोखरी, किसी तरह की कोई वस्तु उनमें चिपकाने की होगी सजाने के लिए, वो रखी हुई थी। तो बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। चंपा के फूल रखे होंगे, तो बड़ी दीदी अपने दुपट्टे में काम के सामान रखकर बड़ी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मैगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। भेड़ें
उनको क्या पता अब दुपट्टे में क्या रखा है, तो दुपट्टे के ऊपर भी चढ़ गई। उसके ऊपर जो भी सलमा सितारे जो भी सामान रखा था सब उन्होंने लुढ़का दिया और दूर चली गई, दौड़ गई उधर से। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। द्वितीय विश्व युद्ध की बात की है जिसमें जर्मनी ने टैंकों का प्रयोग किया था। तो जब तूफान गुजरा तो लगा कि सेना के टैंक चले हैं, युद्ध की स्थिति हो गई। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, जहाँ जहाँ वो सूप जाता रहा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह सूंघती हुई हमला करती गई। भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह उसको सूंघती हुई क्या करती गई, हमला करती गई उसके पीछे पीछे, ठीक है। और जहाँ जहाँ उसको बचाने के लिए ले जाया गया, भेड़ों से बचने के लिए, भेड़ें उसका पीछा करती गई और पूरे घर में सब कुछ फैल गया। हसजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुँह ढाके सो रही थी। हसजन माँ उनकी एक पलंग पर दुपट्टे से मुँह ढककर सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। तो जैसे उनके ऊपर भेड़ें चढ़ी, वो सपना देख रही थी, एकदम नींद से जागी और चिल्लाने लगी, मारो मारो। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है, तो घर में बिल्कुल तूफान सा आ गया। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। इतने में सूप को हटा दिया गया, तो जो तरकारी टोकरी में रखी थी, बच्चों एक बड़ा परिवार है तो तरकारी भी क्या रखी होगी, ज़्यादा रखी होगी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। तो घर की एक सदस्या जो थी वो तरकारी को तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी बनाने के लिए। टोकरी में सब्जी थी और रसोइये को दिया जा रहा था कि उसे कितना बनाना है। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ खड़ी हो गई। तो इतने में अपनी तरकारी को बचाने के लिए वो खड़ी हो गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तक्के को कूट रहे हों। अब भेड़ों को मारते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है बच्चों, ऊन और बाल होते हैं। ऐसा लगता है कि रुई के तकियों के ऊपर डंडा चला रहे हैं। भेड़ को चोट नहीं लगती, भेड़ को चोट नहीं लगती है। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। उसको समझ में नहीं आएगा कि मार रहे हैं, वो आपके साथ और खिलवाड़ करेगी, आपके ऊपर ही हमला करने लगेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। जो तरकारी रसोई में बनने वाली थी, थोड़ी ही देर में वो भेड़ों ने चट कर दी और वो सारी तरकारी कहाँ चली गई, भेड़ों के पेट में चली गई। लेखक ने लिखा है अपने पेट की कढ़ाई में। तो जो सब्जी को कढ़ाई में पकना था वो कहाँ चली गई है, भेड़ों के पेट में चली गई है। तो इस तरह से इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। अब इतनी प्रलय हो गई थी, घर में इतना सामान फैल गया था। प्रलय होना बेटा सब कुछ उलट पलट हो जाना। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। अब और बच्चे जो घर के बच गए थे वो भी समझ रहे थे कि उनको भी अगर वो काम नहीं करेंगे तो रात को खाना नहीं मिलेगा। तो वो देख रहे थे कि और बच्चे काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। बहुत बच्चे थे जिन्हें लग रहा था कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें रात को खाना नहीं मिलेगा। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। तो कुछ बच्चे बट गए, कुछ भेड़ों के पीछे थे, इधर उधर थे, और कुछ भैंसों का दूध दूहने में लग गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर बिल पड़े। तो 4 बच्चों के 8 हाथ 4 भैंसों को क्या, एक भैंस के नीचे बैठ गए और उनको क्या करने लगे, दूहने लगे, एक एक थन को दूहने लगे। वैसे भैंस को कौन दूहता है, एक जन, लेकिन चारों बच्चे एक भैंस को दूहने लगे, मतलब उसका दूध निकालने लगे। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी। भैंस को अजीब सा लगा कि 4 कौन दूहने वाले आ गए। उसने अपने पैर उठाए और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई और बाल्टी को लात मारी। बच्चों, जानवरों का स्वभाव होता है कि जो रोज़ उसे दूहता है वो उसका हाथ जानते हैं, उसकी आदत होती है, दूसरे को वो अपने को दूहने नहीं देते हैं। तो भैंस ने बाल्टी को लात मारकर गिरा दिया और दूर खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। तो बच्चों ने तय किया कि भैंस के आगे के और पीछे के पैर बांध दिए जाएं, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए, फिर उनको अपने कंट्रोल में लेकर दूध निकाल दिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। तो झूले की रस्सी उतारी गई और भैंस के 2 पैर आगे के 2 पैर पीछे के क्या कर दिए गए, बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध, अब चाचा जी जिस चारपाई में सोते थे उसके पैरों से बांध दिए गए।
अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। अगले 2 पैरों को भी बांधने जा रहे थे तो भैंस सतर्क हो गई कि ये क्या हो रहा है। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे शायद कोई सपना देख रहे हैं। अब छूट कर भागी तो उनके साथ क्या गई होगी, चारपाई भी गई होगी। तो चाचा जी को पहले लग रहा था कि वो सपने में गिर रहे हैं। जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। और चारपाई पानी के ड्रम से गिरी तो उनके ऊपर पानी आ गया। तो उनको लगा, वो नींद में थे, एकदम समझ में नहीं आया। बच्चों कभी ऐसा होता है, आप नींद में होते हैं, कोई घटना होती है या सपना होता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये सच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उनको लगा कि वो आंधी तूफान में फंस गए हैं, साथ में भूचाल भी आ गया है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और जब वो उठे तो उन्हें वास्तविकता समझ में आ गई। वह पलंग की दोनों पेटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे और पलंग की दोनों डंडों को उन्होंने पकड़ लिया कि वो गिरे नहीं, और बच्चों को जिन्होंने काम पर लगाया था उनको बुरा भला कहने लगे क्योंकि उन्हें दिक्कत हो रही थी। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। अब भैंस रुकने वाली नहीं थी, वो पूरे घर में भाग रही थी और चारपाई में चाचा जी भी घिसट रहे थे। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। अब बच्चों को लगा कि भैंस तो भाग गई है, उसका बछड़ा खोला नहीं है, तो उसको भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए और जब बछड़ा खुला तो भैंस ने देखा कि उसका बछड़ा खुल गया है तो वो रुक गया। बछड़ा तत्काल जुट गया, मतलब दौड़ने लगा। दोहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, बच्चे भी धोने के लिए कटोरे गिलास लेके फिर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी, क्योंकि जिस बाल्टी को भैंस ने लात मारी थी वो गोबर में गिर गई थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। बछड़ा फिर परेशान हो गया बच्चों को देखकर। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा और सारा दूध जो बच्चों ने दुहा था वो गिरने लगा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया और ये जल्दी पलक झपकते ही ये सब चीज़ें हो गई जिसे कोई रोक नहीं पा रहा था। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। सारा घर बिखर गया था। ये क्वेश्चन भी है बच्चों, क्या हाल हुआ उसके बाद? बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हाँकी गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि अब इन बच्चों को छोड़कर वो कहाँ चली जाएंगी? आगरा चली जाएंगी। तरकारी वाली जो रसोइये को तरकारी दे रही थी वो भी परेशान हो गई। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दी। अम्मा ने बाबूजी के सामने कहा कि अब वो मायके चली जाएंगी, या अपने बच्चों को संभालिए, उनको मैनर्स सिखाइए, या मैं मायके जा रही हूँ। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। तो अब जो अब्बा थे, मतलब पिताजी थे, उन्होंने सारे बच्चों को एक कतार में खड़ा किया, लाइन में खड़ा किया, और जैसे आर्मी में सज़ा दी जाती है उनको पनिशमेंट दिया गया। उनसे कहा गया कि अगर किसी बच्चे ने घर की कोई चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। तो अब कोई काम नहीं करना है, घर की कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। अगर आपने कोई काम किया, कोई चीज़ हाथ लगाई, तो आपका खाना क्या कर दिया जाएगा? बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। बच्चे कह रहे हैं ये लो। पहले इन्होंने कहा कि अगर काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, और हम काम करने लग गए। तो अब कह रहे हैं कि किसी चीज़ को हाथ, दिन भर काम किया हम लोगों ने, और अब कह रहे हैं कि किसी चीज़ को, किसी काम को हाथ लगाया तो खाना नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि इन्हें तो किसी तरह शांति नहीं मिलती। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चे तो बहुत बदमाश बच्चे थे, शैतान बच्चे थे। उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि आज के बाद वो पानी भी हिलकर नहीं पिएंगे, यानी कि कोई काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से बच्चे जहाँ पर थे, कितना ही उनके पेरेंट्स ने कोशिश की कि वो कामचोरी की आदत छोड़ दें, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने परिश्रम करना नहीं सीखा और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो आज से कभी हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। चुपचाप कोई दे जाएगा तो पानी पी लेंगे। उस तरह से बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। ये पाठ आपको बहुत मज़े का लगा होगा। बच्चों, पहले से जब हमारे पास
मीडिया के इतने साधन नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के हास्य व्यंग पर आधारित लेसन हमें हंसाने का काम करते थे और ये समाज में बहुत फेमस हो जाते थे। इन पर छोटे छोटे नाटक भी खेले जाते थे। इन पर, इस पार्ट पर अभी भी आप एक छोटा सा नाटक कभी खेल सकते हैं, जिसमें बच्चों को काम करने का सबक सिखाने के लिए उनसे काम करवाया जाए, लेकिन वो ऐसा काम कर दें कि सारा काम ही क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो इस तरह से बच्चों, हमारा आज का पाठ ये यहीं पर समाप्त हो गया है। अगले कक्षा में मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर भेजूंगी, तब तक आप इसको पढ़कर तैयार रखिएगा। तो बच्चों, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू 8th क्लास। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हो